that. नमस्कार, मैं डीएल रावत हिंदी की इस 11वीं और 12वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पेपर स्टाइल में विभाग जो डी आता है हिंदी में, जिसको आप लेखन विभाग कह सकते हैं, उसमें निबंध, सार लेखन, गद्यांश के प्रश्न, कहानी लेखन, पत्र लेखन, कविता की पंक्तियां या दोहे का जो सार या भावार्थ आता है वह, और विचार विस्तार, इतने विभाग जो डी विभाग में आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदी निबंध। निबंध आप लोग चौथी कक्षा से शायद लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो और ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होता है कि निबंध लिखते समय कुछ बातों को बहुत अहमियत देनी होती है। यदि आप इस बात को भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते तो आपको सब कुछ आता होता है, फिर भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आप निबंध लिखने से पहले ये सोचिए कि आपको कौन सा निबंध लिखना है, क्योंकि इसमें 4 विभाग दिए होते हैं, 4 ऑप्शन भी होते हैं या 3 होते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको निबंध के नाम के साथ साथ उसके कुछ मुद्दे भी लिखे होते हैं। यदि आप कोई नया निबंध भी हो और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उन मुद्दों को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे सबसे बड़ा जो प्रश्न होगा कि आप निबंध का चयन कैसे करेंगे, कौन सा निबंध आपको सबसे अच्छा आएगा। सबसे पहले आप जितने भी निबंध के नाम होंगे उनके ऊपर आप 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े और देखें कि कौन सा निबंध आप लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि निबंध का चयन क्या करें, सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा। और उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप ये ना सोचें कि आप निबंध जो आपको दिखने में अच्छा लगता है उसका शीर्षक अच्छा है आप लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखा जाए निबंध आपकी पसंद के साथ साथ आपको उसके बारे में पूरा का पूरा जब विस्तार लिखना होता है तो आप लिख पा रहे हैं, ये ध्यान में रखें, बाद में ये काम करें। दूसरा जो निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दा है वो क्या, उसकी रूपरेखा। जब भी आप निबंध को ख्याल में रखते हैं या सोचते हैं कि आपको ये निबंध के बारे में लिखना है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि निबंध की जो रूपरेखा होगी, आपको प्रारंभ कहाँ से करना है, कौन सी बातें सबसे पहले लिखनी होगी, क्या लिखना है, कहाँ मुद्दा करना है, कहाँ पैराग्राफ लिखना है, और कम से कम 5 से 6 मुद्दे या जिसको पैराग्राफ कह सकते हो उन पैराग्राफ को ध्यान में रखकर लिखना होता है। इसलिए आपके दिमाग में निबंध लिखने से पहले रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि आप यहाँ से ये शुरुआत करेंगे। अब रूपरेखा के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखें कि उस रूपरेखा को तैयार करने के बाद आप उसका विस्तार कैसे करेंगे, मतलब निबंध को प्रारंभ में लिखना कैसे शुरू करेंगे। तो उन मुद्दों के बारे में ध्यान रखें कि निबंध आपने तय कर लिया है, चयन कर लिया है, आपने उसकी रूपरेखा भी मन में ठान ली है, तैयार कर ली है। तो अब निबंध लिखते समय क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले आप जब भी निबंध की शुरुआत करते हैं तो निबंध की शुरुआत में आप उसकी व्याख्या देकर भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि निबंध का कोई नाम है तो भ्रष्टाचार, तो आप उस भ्रष्टाचार शब्द के ऊपर आप उसकी व्याख्या लिखकर भी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है आप उसका महत्व समझाते हो, जैसे कि आप किसी त्योहार के बारे में, जैसे कि हमारे त्योहार ही अगर विषय होगा तो आप त्योहारों की व्याख्या समझाकर आप उन त्योहारों का, हम जैसे कि हमारा देश सामाजिक या त्योहारों का देश माना जाता है, तो उस रूप में भी आप उसका महत्व समझाते हुए ये निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा जो खास मुद्दा आता है, आप कहानी को किसी कहावत, किसी लोकोक्ति या फिर किसी कवि की काव्य पंक्तियां, किसी महान ऋषि की या हमारे धार्मिक पुस्तकों में से जो कोई ऐसा सूत्र या सूक्ति जिसको आप कह सकते हो, आप उसके आधार पर भी निबंध की शुरुआत कर सकते हो। आप निबंध को चयन करने के बाद जब प्रारंभिक, क्योंकि जो शुरुआत में अच्छा होता है वही फिर आपके लिए लिखते समय या जो देखने वाला परीक्षक होता है उसको आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि आपके निबंध का प्रारंभ अच्छा है तो ये ध्यान में रखिए कि कौन सा निबंध आप सबसे अच्छी तरह से लिख सकते हो और उसका जो प्रारंभ होगा वो कैसा होगा उसको आप ध्यान में रखिए, तभी आप अच्छी तरह से लिख पाते। साथ में अगर आप किसी कवि की काव्य पंक्ति लिखे और अगर शुरुआत करें इन्वर्टेड कॉमा या डबल अवतरण चिन्ह में लिखते तो भी अच्छा है। इस प्रकार
दूसरी बात होगी निबंध के प्रारंभ के बाद जो मध्य भाग आता है, आपने उसकी शुरुआत कर दी, सबसे पहले चयन किया, चयन के बाद रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा के बाद उसमें विषय पसंद किया, उसके बाद ये जो मुद्दे समझाए कि आप विषय की व्याख्या देकर समझा सकते हैं, विषय का महत्व समझा कर लिख सकते हैं, आप कहानी या संवाद से शुरुआत कर सकते हैं, कहावत या लोकोक्ति के माध्यम से या किसी कवि की पंक्ति के माध्यम से, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर आप निबंध की शुरुआत या प्रारंभ कर सकते हो। अब आता है निबंध का दूसरा भाग जिसको आप मध्य भाग कह सकते हैं। मध्य भाग में आप जो विषय या निबंध आप लिखते हैं उनके लगभग सारे मुद्दे उसमें आ जाते हैं, चाहे कुछ समस्या को लेकर हो, त्योहार को लेकर हो, तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखकर भी आप लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखें निबंध का जो मध्य भाग होता है वो सबसे ज्यादा असरकारक हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखें कि आप निबंध का जो मध्य भाग होगा उनमें वो सारी बातें, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है निबंध में जो मुद्दे होते हैं वो पहले से लिखे होते हैं। अगर 5 या 6 मुद्दे हैं और अगर आप उन मुद्दों को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो मुझे लगता है आपको निबंध में दिक्कत नहीं होगी। और फिर अंत में जो होता है सार लेखन या उपसंहार, जो अंतिम पड़ाव होता है निबंध की, हम उसको कम से कम 3 पड़ाव में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले होगा निबंध का प्रारंभ या शुरुआत, दूसरा होता है उसकी रूपरेखा और जिसको आप मध्य भाग भी कह सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है उपसंहार। और उपसंहार में आप पूरे निबंध में जो लिखा है उसका पूरा निचोड़ ये आपको लिखना है। और आप अगर किसी समस्या को लेकर निबंध लिखते, जैसे कि आतंकवाद है, किसी दहेज या किसी सामाजिक समस्या के बारे में, तो आपने जिस विषय को लेकर पूरे निबंध में जो कारण दिए हैं, अंत में आप ये चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर ये आपको बताना भी होता है। और आप उस पूरे निबंध में जिस विषय को लेकर आपने लिखा है उस विषय में आप स्पष्ट है ये लिखकर आपको अंत करना होता है। तो इस प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं। निबंध सामाजिक भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, नए नए मुद्दों पर भी होते हैं या किसी समस्या को लेकर भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर या तो निबंध सामाजिक भी आते हैं, कभी कभी धार्मिक त्योहारों को लेकर भी आते हैं, और तीसरा जो होता है राष्ट्रीय जिसको आप कह सकते हैं वो भी आते हैं। अब निबंध में दूसरे और भी प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार होता है वो आप जो एक ही के 2 भाग होते हैं। एक होता है निबंध जो होता है आत्म कथा के रूप में होता है, और दूसरा होता है व्यक्ति कथा के रूप में, मतलब जिसकी जीवनी के बारे में आपको लिखना होता है। तो कई बार ये सवाल होता है कि हम लोग जब निबंध लिखने बैठते हैं तो हम आत्मकथा को, जैसे जूते की आत्मकथा, एक सैनिक की आत्मकथा, तो वहां पर ये प्रश्न होता है कि जब आत्मकथा लिखेंगे तो आत्मकथा का मतलब ये होता है आत्म मतलब स्वयं, और कथा आप स्वयं जब आप अपनी कथा लिखते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है निबंध में जब भी ऐसा विषय हो कि जिसमें आत्मकथा का कोई विषय लेकर लिखना होता है तो उसमें आत्मकथा का जो विषय होता है आपको वही बन के लिखना होता है। दूसरी बात जो अंत में होते हैं या पूरे निबंध में आपको इसका ध्यान रखना होता है कि जो भी आप निबंध यदि आत्मकथा के रूप में लिखते हो तो ध्यान में रखें कि अंतिम समय तक जो विषय आपकी आत्मकथा का है उसका अंतिम समय तक जिंदा रहना अनिवार्य होता है, क्योंकि आत्मकथा लिखने वाला स्वयं जब तक जिंदा नहीं होगा तब तक कहानी नहीं लिख पाता। उसी प्रकार से दूसरी निबंध का जो दूसरा भाग होता है उसमें कई बार ये होता है कि जीवनी होती है, जैसे किसी लेखक के बारे में लिखना होता है तो लेखक के बारे में आप उसको शुरू से लेकर अंत तक उसको व्यक्तिगत तौर पर, जीवन के तौर पर और साहित्य के तौर पर, या वो जिस काम को लेकर आप उसके बारे में लिखते हैं, नेता के बारे में आप लिखते हो, किसी लेखक के बारे में, कवि के बारे में, आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो उसके बारे में लिखते हो, कोई अभिनेता के बारे में, तो नेता के बारे में, तो वहां पर आप निबंध के जो दूसरा विभाग होता है एक आत्मकथा रूप में होता है, दूसरा होता है जीवनी के रूप में। तो आत्मकथा में ध्यान रखना है कि आप स्वयं वो विषय बन जाते जो भी है वो बनकर आप लिखते हो। जब जीवनी का प्रश्न आता है तो आप जीवनी में जिसके बारे में लिखते हो उसके जीवन या उसका साहित्य या उसका काम या उसका जो भी समाज के लिए देश के लिए काम होता है उसके बारे में आप लिखते हो, वही आपके लिए निबंध का विषय हो सकता है। अब दूसरा जो विभाग आता है सार लेखन। सार लेखन ये होता है कि उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। पैराग्राफ के बाद आपको 2-3 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस पूरे पैराग्राफ में क्या कहना है, उसमें कई बार शीर्षक भी होता है कि आप सार लेखन में सार लेखन लिखे, या जिसको 1/3 भी आप कह सकते हो, तो आपको उसको 2 बार पढ़ना है। उसके जो मुख्य मुद्दे होते हैं, कई बार हम ये मानते हैं सार लेखन का मतलब उसके ऊपर से एक बीच में से अंतिम लाइन निकाल के लिख दे,
वही सार लेखन होता है। दरअसल ऐसा होता नहीं है। सार लेखन का मतलब उस पूरे पैराग्राफ में जो मुख्य मुख्य बातें होती उन बातों को लेकर जब आप लिखते एक तिहाई में, वो सार लेखन होता है। सार लेखन के बाद शीर्षक भी लिखना होता है। तो शीर्षक उस पूरे पैराग्राफ में आप जो सार लिखा है उसके बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तीसरा जो भाग है डी विभाग में गद्यांश, उसमें ऊपर की तरह एक पैराग्राफ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि गद्यांश में पैराग्राफ के नीचे 4 या 5 प्रश्न लिखे होते हैं। आपको ऊपर के पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित जो प्रश्न लिखे होते हैं उसके नीचे 4 या 5 जो भी होते हैं वो प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये गद्यांश का होता है। आगे आता है कहानी लेखन। कहानी लेखन में निबंध की तरह कहानी लेखन में भी मुद्दों का होना बहुत अनिवार्य होता है। और मुझे लगता है कि निबंध और कहानी लेखन में जब आपके सामने मुद्दे आधार के तौर पर, प्रमाण के तौर पर होते हैं तो लिखने में दिक्कत नहीं होती। तो कहानी में भी ये लिखना होता है कि जहाँ से शुरुआत होती कहानी कैसे लिखी, तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आप कहानी यदि 2 लिखी है तो आपको उसमें भी चयन करना है और सारे मुद्दों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कहानी में क्या लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे वो नहीं समझ पा रहे। इसलिए कहानी में भी ध्यान रखें कि मुद्दों का ध्यान रखें, उससे पढ़ें, उसके बारे में सोचें। जैसे निबंध में कहा था उसकी पूरी रूपरेखा आप बनाएं। अंत में जो लिखा होता है कि सार लेखन लिखिए और शीर्षक भी लिखा होता है। इसलिए आप पूरी कहानी को 5 या 6 पैराग्राफ में आप मुद्दों के आधार पर धीरे धीरे से उसका प्रारंभ करें, उसका मध्य भाग करें, फिर उसका उपसंहार लिखें। और यदि उसमें शीर्षक मार्क का है तो वो भी आपको लिखना होता है। उसमें जैसे कि निबंध होता है 10 मार्क्स का होता है, सार लेखन इसमें 1 और 4, एक जो सार लेखन होता है उसमें शीर्षक का होता है और बाकी 3 या जो 4 मार्क्स होते हैं जो आप लिखते हो। गद्यांश में यदि 5 प्रश्न है तो 5 के 5 जवाब के अगर जवाब लिखते हैं तो 5 से। कहानी लेखन में होता है 5 या 4 या 5 मार्क्स का होता है। उसमें खास ये ध्यान रखना है यदि वो 4 मार्क्स का है तो उसमें एक जो या 5 मार्क्स का, तो उसमें दोनों 4 हो या 5 मार्क्स का प्रश्न हो, उस दोनों मार्क्सों में एक जो मार्क होता है वो शीर्षक का होता है और बाकी जो होते हैं वो आप कहानी को कैसे लिखते, कौन कौन से मुद्दे 4 या 5 पैराग्राफ में लिखा है, आप उन मुद्दों को ध्यान में रखा है जो आपको कहानी के ढांचे के रूप में लिखा है। यदि आप उसका पालन करते हैं तो इसमें आ जाता है। आज हमने इस विभाग में निबंध लेखन, सार लेखन, गद्यांश के प्रश्न और कहानी लेखन उतने विषयों के बारे में हमने इस डी विभाग में आने वाले प्रश्नों की चर्चा की है। हम दूसरे विभाग में पत्र लेखन, पद्यांश का भावार्थ और विचार विस्तार उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।